स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है वोटिंग के बारे में। तमिलनाडु एंड वेस्ट बंगाल के वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्शन है उसके फर्स्ट फेज के वोटिंग को कैरी आउट किया जाएगा। हमारी यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो इंडियन सिटीजन्स को ये राइट मिला हुआ है, राइट टू वोट का, इसका स्टेटस है वो क्या है? क्या राइट टू वोट है एज ए फंडामेंटल राइट के रूप से अवेलेबल है, या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या लीगल राइट है? तो इसका स्टेटस है वो आपको पता होना चाहिए। 2023 के समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनूप बरनवाल केस के अंदर में राइट टू वोट का जो स्टेटस है उसको एज ए स्टेचुटरी राइट के रूप से रिकॉग्नाइज किया गया। तो केस का जो नाम है वो आपको पता होना चाहिए। अनूप बरनवाल केस है जिसके अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको एज ए स्टेचुटरी राइट है उसके रूप से रिकॉग्नाइज किया है। सेकेंड, अगर हम वोटिंग प्रोसेस के बारे में रीड करें तो स्टूडेंट्स, वोटिंग का जो डे हुआ करता है और उसका जो अर्लियर डे हुआ करता है, इन बोथ डेज को एज ए साइलेंस पीरियड के रूप से काउंट है वो किया जाता है। साइलेंस पीरियड बेसिकली क्या हुआ करता है कि जो इलेक्शन कैंपेन का जो साउंड है उसको साइलेंस करते हुए वोटर जो है वो अपना डिसीजन यहाँ पे पीसफुली मैनर के अंदर में कैरी आउट कर सकें। और इस दौरान में आप देखिए कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन को कंटेस्ट कर रहे हैं उनके द्वारा किसी भी तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक कैंपेन है, जो मास लेवल के ऊपर में गैदरिंग है, किसी रैली को ऑर्गेनाइज करना या लाउड स्पीकर के थ्रू अपना जो प्रचार है वो करना, वो नहीं कर सकते हैं इस पीरियड के दौरान में। कहाँ पे ये डिफाइन है साइलेंस पीरियड? तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर में इसको बताया गया है, जो कि इलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट, अगर हम वोटिंग प्रोसेस के बारे में यहाँ पे रीड करें तो जब आप अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर में पहुँचते हो जहाँ पे आपको रजिस्टर किया गया है एज ए वोटर के रूप से, तो आप देखिए कि जो पोलिंग स्टेशन है उसका एक हेड पर्सन हुआ करता है जिसको कि हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर के रूप से जाना करते हैं, जिसके द्वारा उस स्टेशन को हेड है वो किया जाएगा। कंप्लीट प्रोसेस है उसका मॉनिटरिंग के अंदर में कैरी आउट होगा। जब आप वोटिंग को कैरी आउट करोगे तो आपको ईवीएम मशीन है वो वहाँ पे अवेलेबल होगा। तो ईवीएम मशीन के भी आप देखिए कि अलग अलग पार्ट हैं वो हुआ करते हैं। जहाँ पे आप वोट करोगे उसको बैलेट यूनिट के रूप से जानते हैं। एक जो इलेक्शन कमीशन का जो रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे रहेगा, जो कि आप देखिए कि कंट्रोल यूनिट है उसको कंट्रोल करता है। तो कंट्रोल यूनिट होती है, बैलेट यूनिट हुआ करती है, और बैलेट यूनिट के साथ में ही एक डिफरेंट मशीन है जिसको कि 2019 के समय लगाया गया था, जिसको कि हम वीवीपैट के नाम से जानते हैं। वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल है जो 2019 के समय में इलेक्शन प्रोसेस को और भी ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए इसको लाया गया था। जिस पर्सन को आप वोट देते हो उसका जो सिंबल है, उसका नेम है, वो इस वीवीपैट मशीन के अंदर में अपीयर होगा। और इलेक्शन काउंटिंग के दौरान में आप देखिए कि इलेक्शन कमिश्नर जो वहाँ पे काउंटिंग प्रोसेस के जो लोग हैं वो वीवीपैट, जो रैंडम कुछ वीवीपैट मशीन्स हैं जिनकी स्लिप्स को कैलकुलेट करते हैं, उस ईवीएम मशीन के अंदर में जो वोट्स मिले हैं उनको उनके साथ में मैच किया जाएगा, और ये प्रोसेस का जो ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश करता है। और बैलेट यूनिट के अंदर एक आपको लास्ट ऑप्शन मिला करता है जिसको कि नन ऑफ द अबाउ के रूप से कंसीडर किया जाता है। 2013 के समय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का वो केस है जिसमें नोटा का जो कॉन्सेप्ट है उसको एग्जिस्टेंस में लाया गया। आप देखिए कि जो वोटर्स हैं उनको एक नेगेटिव वोट का जो राइट है वो यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है कि नेगेटिव वे के थ्रू वो वोट कर सकते हैं। अबाउ दिए गए जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको ये रिजेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज को एक मैसेज है वो भी यहाँ पे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के समय इसको क्यों लाया था, नोटा के कॉन्सेप्ट को, कि काफ़ी बार ऐसा डिस्कशन के अंदर में हुआ करता है कि हमारा जो यूथ है उनका फेवरेबल कोई भी कैंडिडेट नहीं है। मैक्सिमम जो क्रिमिनल पर्सनस हैं उनको पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पे चूज करती हैं। तो इस वजह से आप देखिए कि जो जो यूथ है वो वोटिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने एक डिफरेंट ऑप्शन है उसको यहाँ पे प्रोवाइड किया है। नोटा को अगर लार्जर नंबर के अंदर में वोटिंग किया जाता है तो एक पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी मैसेज है कि आपका जो कैंडिडेट है वो वहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। अभी हमने जो क्रिमिनल पर्सन्स के बारे में रीड किया तो हमारे काफ़ी सारे ऐसे एमपी एंड एमएलएज हैं जिनके ऊपर में सीरियस जो क्रिमिनल चार्जेज हैं वो लगे हुए हैं। काफ़ी सारे जो केसेज हैं वो उनके ऊपर में पेंडिंग है वो हुआ करते हैं। और उसी के रिगार्डिंग में 2013 के समय में आप देखिए कि लिली थॉमस केस भी आया था जो कि डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग में है, कि कोई भी पर्सन है जो 2 ईयर या मोर देन 2 ईयर का जो पनिशमेंट हुआ है उस पर्सन को,
तो कुछ समय तक वो इलेक्शन को कंटेस्ट नहीं कर सकता जब तक वो जेल के अंदर में है। जेल के रिलीज होने के बाद में भी कुछ ईयर का उनके ऊपर में बैन हुआ करता है इलेक्शन कंटेस्ट के रिगार्डिंग में। तो ये 2 ईयर और मोर देन 2 ईयर का कोई पनिशमेंट है किसी भी सीरियस केस के अंदर में, तो उसके उनके रिगार्डिंग में इस तरीके से बैन है वो रहेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स वेस्ट एशिया के बारे में हैं, आप देखिए कि ईरान के द्वारा 2 शिप्स हैं उनको वहाँ पे सीज किया गया है। और यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके द्वारा जो सीज फायर हुआ था यूएस एंड ईरान के बिटवीन में, और जिसका नेक्स्ट राउंड ऑफ डिस्कशन होने वाला था पाकिस्तान के वहाँ पे, जिसमें पार्टिसिपेट करने से ईरान ने डिनाई किया था। तब यूएस के प्रेसिडेंट ने जो सीज फायर है उसको एक अनलिमिटेड जो अनडेफिनाइट टाइम है उसके लिए यहाँ पे एक्सटेंड है वो किया है कि कंटिन्यूस जो सीज फायर है वो एग्जिस्टेंस में रहेगा। बट क्या स्टूडेंट्स इस तरीके से वेस्ट एशिया का जो प्रॉब्लम है वो सोल्व होगा सीज फायर के एक्सटेंशन की वजह से? अब देखिए कि वेस्ट एशिया का जो मेजरली प्रॉब्लम है उसको डिप्लोमेटिक वे के थ्रू रिजोल्व किया जा सकता है। एक कंट्री अदर कंट्री के ऊपर अगर अटैक करेगा तो उसका कोई भी सॉल्यूशन है वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और ईरान ने अपना कंट्रोल है उसको शो किया है कि कंटिन्यूस स्टेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू जो जाने वाले जो शिप्स हैं उनको उनके द्वारा सीज है वो किया गया। लोकेशंस ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं, इम्पोर्टेंट जो जो वहाँ पे एरियाज हैं उनको भी हम देख चुके हैं। और ईरान आप देखिए कि हमारे कंट्री और ईरान का कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अंदर में मेंबरशिप है। तो स्टूडेंट जब हम संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड करते हैं, जो कि आप देखिए कि संघाई 5 कंट्रीज के द्वारा स्टार्ट किया गया था और बाद में उज्बेकिस्तान इसको ज्वाइन करता है, तो इसको संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। 2017 के समय में इंडिया और पाकिस्तान बोथ कंट्रीज ने इसको ज्वाइन किया था एससीओ का जो मेंबरशिप है। और आप देखिए कि ईरान को भी 2023 के समय में इसका मेंबरशिप है वो दे दिया गया, और रिसेंटली बेलारूस है वो भी इसका पार्ट है। तो ये एससीओ का मेंबरशिप इंडिया और ईरान बोथ कंट्रीज यहाँ पे हैं। एससीओ के अलावा स्टूडेंट्स अगर हम रीड करते हैं ब्रिक्स के बारे में, तो आप देखिए कि ओरिजिनली जो ब्रिक्स का मेंबरशिप है वो 4 कंट्रीज के पास में होता था जिसको ब्रिक के नाम से जानते थे। बाद में साउथ अफ्रीका इसको ज्वाइन करता है और ये ब्रिक्स फॉर्म होता है। अब ब्रिक्स प्लस का एक प्लेटफॉर्म है वो आया है, कुछ अदर कंट्रीज को भी इसका मेंबरशिप दिया गया है जिसके अंदर में भी ईरान यहाँ पे है। ईरान भी है, यूनाइटेड अरब अमीरात भी है, सऊदी को भी प्रपोजल है बट सऊदी ने अभी ऑफिशियली इसको ज्वाइन है वो नहीं किया है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार हम एक इंडिया का इनिशिएटिव है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, इसके बारे में रीड करते हैं, जो कि इंडियन ओशियन के जो कंट्रीज हैं, जो आप देखिए कि अफ्रीकन कंट्रीज भी इसका पार्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है, और इवन फ्रांस का भी एक आप देखिए कि टेरिटरी है जो इंडियन ओशियन रीजन के अंदर में है वो भी इसका पार्ट है। तो टोटल 23 मेंबर कंट्रीज हैं इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के, जिसके अंदर में ईरान भी है। याद आपको क्या रखना है कि पाकिस्तान इसका पार्ट है वो नहीं है। तो ये बेसिकली हमने इंडिया और ईरान का कुछ कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे बोथ कंट्री हैं वो पार्ट हैं। क्या G20 का पार्ट है ईरान यहाँ पे? तो G20 के रिगार्डिंग में तो आप देखिए कि मिडिल ईस्ट से ओनली 1 कंट्री है, एक कंट्री है जिसका नाम है सऊदी अरेबिया, ईरान उसका पार्ट नहीं है। और इसके अलावा आप टर्की को भी काउंट कर सकते हो। अगर आप टर्की को वेस्ट एशिया के अंदर में काउंट करते हो तो आप देखिए कि जो टर्की है उसके पास में भी मेंबरशिप है G20 का। तो G20 के मेंबर्स पता होने चाहिए। 2020 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो पूछ लिया था मेंबर कंट्रीज के ही बारे में, कि पेयर के अंदर में आपको कंट्रीज दे दिए गए थे और क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन से कंट्री हैं जो कि मेंबर हैं और कौन से नहीं हैं। तो मेंबर्स को आपको रिकॉग्नाइज करना था, उनके पेयर्स को। मालेगांव का जो केस था, मालेगांव के अंदर में जो ब्लास्ट हुए थे, 4 जो पर्सन है उसके अक्यूज थे, उनको यहाँ पे डिस्चार्ज किया गया है। एग्ज़ाम के लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कंटिन्यूस हमारा जो प्रिजन है उसके अंदर में किसी पर्सन को अगर रखा जाता है कि वो अक्यूज्ड है किसी भी केस के रिगार्डिंग में, और बाद में आप देखिए कि कोर्ट उनको अगर डिस्चार्ज करता है, तो ये क्या यहाँ पे उस पर्सन को जिसने अपना जो यूथ का एज है या आप देखिए कि लाइफ का जितना भी समय है वो जेल के अंदर में बिताया है, तो क्या उनको किसी तरीके से कंपनसेट किया जाता है? तो लीगली अगर हम बात करें तो लीगली तो आप देखिए कि लीगल पर्सपेक्टिव से तो किसी तरीके का जो कंपनसेशन है वो नहीं अवेलेबल हुआ करता है। कोई पर्सन जेल में रहा है लंबे समय तक और बाद में उसको रिलीज कर दिया गया एज ए, उनको आप देखिए कि डिस्चार्ज कर दिया गया है उस केस से, लीगली किसी तरीके का कंपनसेशन है वो हमारे यहाँ पे नहीं है। कुछ कंट्रीज के अंदर में ये प्रोसेस ज़रूर से हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स इलेक्शन प्रोसेस के ही बारे में है। आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे इलेक्शंस होंगे तो फर्स्ट फेज के अंदर में 139 ऐसे वोटर्स हैं जिनको एसआईआर की वजह से उनको रिमूव किया गया था, बाद में उन्होंने उसके अगेंस्ट में
अपना अपील फाइल किया, तो जो ट्राइब्यूनल कोर्ट है, जो ट्राइब्यूनल है, उनके द्वारा बेसिकली उनको अलाउ है वो किया गया है उन 139 वोटर्स को यहाँ पे। एक इलेक्शन प्रोसेस के अंदर में क्या यहाँ पे इलेक्शन प्रोसीजर में क्या एग्जिस्ट करता है कि जब भी जो कैंडिडेट्स इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं, जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर में कैंडिडेट्स इलेक्शन को कंटेस्ट वो किया करते हैं, जैसे ही उनका स्क्रूटनी कंप्लीट होता है, जैसे ही उनका जो नॉमिनेशन पेपर का जो स्क्रूटनी कंप्लीट होगा, उसके बाद में आप देखिए कि जो इलेक्टोरल रोल है उसको फ्रीज कर दिया जाता है कि उसके बाद में नए वोटर्स हैं वो वहाँ पे नहीं ऐड किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल के अंदर में भी इसी तरीके से सिचुएशन था, बट सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया कि मास लेवल के ऊपर में जो वोटर्स हैं उनका नेम नहीं है लिस्ट के अंदर में, एसआईआर की वजह से जो नेम है वो रिमूव हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि वोटिंग से 1 या 2 डे बिफोर अगर ट्राइब्यूनल आपको अलाउ करता है तो आपको एक लिस्ट यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, जो उसी वजह से 139 जो वोटर हैं उनको यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने जो जो पर्सन इलेक्शन को कंटेस्ट करते हैं उनके नॉमिनेशन के बारे में रीड किया। जब आप देखिए कि कोई भी पर्सन है जो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप से इलेक्शन को कंटेस्ट करता है, चाहे वो कोई नेशनल जो पार्टी है उसका कैंडिडेट हो या किसी अदर पार्टी का कैंडिडेट हो या इंडिपेंडेंट वे के अंदर में कोई कंटेस्ट कर रहा हो, तो उस पर्सन के द्वारा क्या कोई ओथ लिया जाता है क्या, क्या वो पर्सन कोई ओथ लिया करता है क्या? तो स्टूडेंट जो रिटर्निंग ऑफिसर जो हुआ करते हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का, ये जो पर्सन है जिनके द्वारा बेसिकली नॉमिनेशन पेपर्स को एक्सेप्ट किया जाएगा, तो ये जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं इनके सामने इनको जब वो अपना पेपर देने जाते हैं नॉमिनेशन पेपर, तो उस समय में आप देखिए कि ये ओथ को कैरी आउट करते हैं। और इस ओथ को कहाँ पे मेंशन किया गया है, शेड्यूल 3 के अंदर में मेंशन किया गया है। शेड्यूल 3 को जाके रीड करना, वहाँ पे इसके ओथ प्रोसेस के बारे में मेंशन है, इवन कैंडिडेट्स के बारे में कि जो कैंडिडेट्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन के हों या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन के यहाँ पे कैंडिडेट हों, वो भी यहाँ पे ओथ हैं वो लिया करते हैं। फिर स्टूडेंट्स पहलगाम अटैक के बारे में है, उसका 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज का भी जो प्रोसेस है उसके बारे में भी ये शो करता है कि कोई भी अटैक हुआ उसको फिर किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के थ्रू हमने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसको डील किया था। ड्रोन आप देखिए कि एक नया वॉरफेयर का डोमेन है वो इमर्ज हुआ था इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में। हमारे कंट्री ने देखा कि ड्रोन्स है जो किस तरीके से ड्रोन्स के अटैक्स हुए थे उस दौरान में, और जो जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसका इम्पोर्टेंस भी पता लगा था कि एयर डिफेंस सिस्टम है वो किस तरीके से इम्पोर्टेंट है ड्रोन्स को आप देखिए इंटरसेप्ट करने के लिए, उनको वहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए। फिर मणिपुर के सिचुएशन के बारे में मेंशन कर दिया गया, मणिपुर के अंदर में कंटिन्यूस शटडाउन है, फिर से वायलेंस वहाँ पे देखने के लिए मिला है। तो मणिपुर के बारे में जब हम रीड करते हैं तो आपको उनका एक स्पेशल प्रोविज़न पता होना चाहिए। आर्टिकल 371 का जो सी है, 371 के अंदर में ए बी सी इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग स्टेट को कुछ स्पेशल प्रोविज़न है वो दिए गए हैं। तो 371 ओरिजिनली जो है वो तो गुजरात और महाराष्ट्र के लिए है, उनके कुछ प्रोविजंस के बारे में है। पर जो 371 सी है, आर्टिकल 371 सी जो है वो बेसिकली किसके रिगार्डिंग में है, मणिपुर के बारे में। मणिपुर को जो स्टेटहुड है वो कब मिला था, 1972 के समय में जब नॉर्थ ईस्ट का जो लार्जर वे में मैप चेंज होता है तो उस समय इनको जो स्टेटहुड है वो मिलता है। क्योंकि आप देखिए कि उससे पहले तो आसाम हुआ करता था, फिर नागालैंड है वो हुआ करता था। नागालैंड को प्रोफेसर जो फिजो है उनका लीडरशिप के अंदर में क्रिएट किया गया। फिर 1972 के अंदर में नॉर्थ ईस्ट का मैप चेंज होता है, 3 स्टेट्स हैं वो क्रिएट किए गए थे। एक स्टेट उसके अंदर में मेघालय था, एक स्टेट उसके अंदर में मणिपुर था और एक त्रिपुरा था। और 2 यूटीज़ को भी बनाया गया था। फार ईस्ट का सबसे टॉप के ऊपर में कौन है, अरुणाचल प्रदेश है। सबसे डाउन के अंदर में कौन है, फार ईस्ट के अंदर में मिजोरम है। तो अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को यूटी बना दिया गया था उस दौरान में। और इनको स्टेटहुड कब दिया गया था, इनको स्टेटहुड दिया गया था गोवा के साथ में 1987 के समय में। तो ये बेसिकली हमने जो स्टेटहुड है उनके बारे में यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि ई स्पोर्ट्स का बारे में है। ई स्पोर्ट्स जो कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के डोमेन के अंदर में आया करते हैं। तो ई स्पोर्ट्स का जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है, ऐसी जो फर्म्स हैं जो ई स्पोर्ट्स का एक्टिविटी है उसके अंदर में इंगेज हैं, तो उनको अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग में एक यहाँ पे अथॉरिटी को भी क्रिएट किया गया है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एज ए अटैच ऑफिस के रूप से ये काम करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके अटैच ऑफिस के रूप से ये काम करेंगे, मिट्टी के अटैच ऑफिस के रूप से। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो लॉ मिनिस्ट्री है उसके भी जो पर्सन है, जो मेंबर्स हैं वो इसके पार्ट रहेंगे। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारे यहाँ पे जो रेगुलेट करेगा ई स्पोर्ट्स को। आप देखिए कि ई स्पोर्ट्स को रन करने वाली जो फर्म्स हैं उनको भी, और ई स्पोर्ट्स का जो एक्टिविटी है उनको भी यहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, रियल मनी गेमिंग जो इंडिया के अंदर में है उसको प्रोहिबिट किया गया था 2015 के समय में। हमारा जो मनी का जो प्रोसेस इन्वॉल्व हुआ करता है गेमिंग एक्टिविटी के अंदर में, उसको प्रोहिबिट कर दिया गया था, उसको स्टॉप कर दिया गया था 2025 का ऑनलाइन जो गेमिंग एक्ट है उसके थ्रू में। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था, आपको इसके जो जो मेंबर्स हैं उसके बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। होम अफेयर्स एंड डेट लॉ मिनिस्ट्री है उसके भी लोग इसके पार्ट होते हैं। महानदी जिसके रिगार्डिंग में डिस्प्यूट है उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ का। अब आप देखिए कि महानदी जो डिस्प्यूट है उसको जो वाटर ट्राइब्यूनल है उन्होंने एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि बोथ स्टेट्स हैं उस डिस्प्यूट को यहाँ पे सेटल है वो कर लेना चाहिए। बोथ स्टेट्स को यहाँ पे इसके जो सेटल है वो किया जाना चाहिए। महानदी कहाँ से ओरिजिनेट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ पे आर्टिकल 262 के बारे में रीड करेंगे। 262 किसके रिगार्डिंग में है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को ये डील करता है। और जब वाटर डिस्प्यूट है किसी भी स्टेट के बिटवीन में, तो वहाँ पे ट्राइब्यूनल है वो आपको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, ट्राइब्यूनल आपको कॉन्स्टिट्यूट करना होगा। अब आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है? कल हमने आप देखिए कि स्टेट्स के बिटवीन में डिस्प्यूट के बारे में रीड किया था कि जब भी दो स्टेट हैं उनके बिटवीन में डिस्प्यूट है या सेंट्रल स्टेट के बिटवीन में डिस्प्यूट है, तो जो पर्सन है वो डायरेक्टली कहाँ पे जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट का ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है कि इस प्रोसेस को तो उनको डील करना ही होगा ओरिजिनली वे के अंदर में। ये आर्टिकल 131 के अंदर में मेंशन है। आर्टिकल 131 क्या बोलता है? कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। तो क्या स्टूडेंट, जब दो स्टेट्स के बिटवीन में रिवर का जो वाटर के रिगार्डिंग में डिस्प्यूट है, तो क्या ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का पार्ट है क्या? ये आपका होमवर्क है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो अपना जो पॉलिटी का बुक है उसको ओपन करना, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को रीड करना सुप्रीम कोर्ट चैप्टर से। वहाँ पे बताया गया होगा कि वाटर डिस्प्यूट को इंक्लूड किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, आर्टिकल 262 जो ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट के बारे में मेंशन करता है, तो ट्राइब्यूनल्स का जो जजमेंट है वो बाइंडिंग बताया जाता है। काफ़ी बार जो पार्टीज हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अप्रोच करते हैं स्पेशल लीव पिटीशन, जो कि आर्टिकल 136 के अंदर में है। स्पेशल लीव पिटीशन के अंदर में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड को मेंशन करते हुए वो सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच करते हैं कि यहाँ पे जो वाटर डिस्प्यूट है, वाटर इश्यू है, उसको आपके द्वारा रिजोल्व है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें महानदी के ओरिजिनेशन के बारे में, अमरकंटक जो हिल्स हैं, जो बस्तर प्लेट्यू है अमरकंटक हिल्स का, वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। तो कहाँ से ओरिजिनेट करती है स्टूडेंट्स? अमरकंटक, अमरकंटक प्लेट्यू जो है वहाँ से ये ओरिजिनेट करती है। क्या अमरकंटक से वेस्टर्न पार्ट के अंदर में भी फ्लो करने वाला कोई रिवर फ्लो करता है क्या? क्या कोई ऐसा भी रिवर है जो वेस्टर्न पार्ट के अंदर में फ्लो करता है? क्योंकि ऐसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया है काफ़ी बार ऐसे प्लेसेज के बारे में। क्या बैतूल प्लेट्यू है, अमरकंटक प्लेट्यू है, उससे दो रिवर ओरिजिनेट करती हैं, एक ईस्टर्न पार्ट में फ्लो करती है, एक वेस्टर्न पार्ट के अंदर में। तो ऐसे भी आपको पता है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें अमरकंटक से ओरिजिनेट करने के बारे में, बस्तर प्लेट्यू से ओरिजिनेट करने के बाद में ये उड़ीसा के वहाँ पे जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल के अंदर में अपना जो ड्रेनेज है उसको कैरी आउट करती है। ऐसे ही एक रिवर के बारे में है, उसका नाम है गोदावरी। गोदावरी रिवर के बारे में क्या मेंशन है? कि उसके ऊपर में कालेश्वरम प्रोजेक्ट है उसको कैरी आउट किया गया था। कालेश्वरम का ही आप देखिए कि एक बैरेज है जिसके ऊपर में कुछ इरेगुलरिटीज हैं वो देखने के लिए मिली थी। बैरेज के अंदर में जिस तरीके से कुछ इम्पैक्ट वहाँ पे हुआ, एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उनके द्वारा। जो जो जस्टिस घोष हैं उनके उनके लीडरशिप में एक कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ जिसने वहाँ पे इंक्वायरी किया। अब कोर्ट के द्वारा स्टे है वो दिया गया है कि जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं कालेश्वरम प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग में, उनके अगेंस्ट में जो एक्शन है वो यहाँ पे नहीं कैरी आउट हो सकता। याद क्या रखना है? किस रिवर के ऊपर में है कालेश्वरम प्रोजेक्ट? गोदावरी रिवर के ऊपर में है। तो आपको रिवर्स के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है प्रोजेक्ट को रिवर के साथ में इंटरलिंक करते हुए कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, पर्शियन गल्फ के बारे में है।
अब देखिए कि पर्शियन गल्फ का जो सिचुएशन है और जो यूएस के जो लीडर हैं उनका जो क्लेम है ये कंटिन्यूस शो करता है कि जो सोशल मीडिया के ऊपर में जो क्लेम किया जाता है, सोशल मीडिया का जो क्लेम है वो डिफरेंस है और ग्राउंड रियलिटी है उसके बिटवीन में जो डिफरेंस है, ग्राउंड रियलिटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का जो क्लेम है उन दोनों के बिटवीन में डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बताया गया कि जब वॉर के दौरान में अटैक किया गया था, वेस्टर्न पावर्स स्पेशली यूएस एंड इजराइल ने जब अटैक किया था तो उन्होंने क्लेम किया था कि ईरान का जो मैक्सिमम कैपेबिलिटीज़ हैं उनको उन्होंने डिस्ट्रॉय है वो किया है। बट स्टूडेंट्स उसके रिवर्स के अंदर में क्या हुआ, ईरान के द्वारा कंटिन्यूसली वहाँ पे जो ब्लॉकेज है उसको क्रिएट किया गया है। ईरान ने कंटिन्यूस जो अटैक है उसको यहाँ पे चैलेंज है वो किया है। तो फर्स्ट तो आप देखिए कि अटैक के रिगार्डिंग में भी आपको जो ग्राउंड रियलिटी है और सोशल मीडिया के ऊपर में जो क्लेम है उसमें डिफरेंस आपको मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे जो क्लेम किया जाता है वो किया जाता है डील के बारे में कि यूएस के लीडर ने कहा कि ईरान जो है वो कंटिन्यूस बेगिंग सिचुएशन में है, कि उनके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है कि हमारे साथ में आप डील को कैरी आउट कीजिए। बट आप देखिए कि ईरान ने डील के रिगार्डिंग में भी डिनाई किया, सेकेंड राउंड ऑफ जो डिस्कशन था उसमें पार्टिसिपेट करने से ही यहाँ पे डिनाई किया है। अब यूएस के जो जो लीडर हैं उनका कंटिन्यूस यू टर्न होना, सीज फायर को जो एक्सटेंशन दिया गया है इसके बजाय यहाँ पे डिप्लोमेटिक जो जो डिस्कशन है, डिप्लोमेटिक जो डायलॉग्स हैं उनको इंक्लूड करना चाहिए जिससे कि बोथ कंट्रीज के बिटवीन में जो डिफरेंस है वो यहाँ पे रिजोल्व हो सके। और कंटिन्यूस अगर जो ईरान के जो जो पोर्ट्स हैं उनको आप देखिए कि ब्लॉकेज किया जाएगा तो कोई भी जो रिजल्ट है वो यहाँ पे नहीं रहेगा इस वेस्ट एशियन क्राइसिस का, और जो कन्फ्लिक्ट है वो कंटिन्यूस एग्जिस्ट है वो करेगा। फिर इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में है, साउथ कोरिया के जो लीडर हैं 8 ईयर्स के गैप के बाद में इंडिया के लिए विजिट करेंगे। तो इंडिया और साउथ कोरिया का जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, आप देखिए कि साउथ कोरिया के काफ़ी सारे जो टीवी प्रोग्राम्स हैं वो इंडिया के अंदर में पॉपुलर हैं, वहाँ का जो म्यूजिकल सिस्टम है वो इंडिया के अंदर में पॉपुलर है। तो एक कल्चरल जो सॉफ्टनेस है, कल्चरल जो कनेक्टिविटी है बोथ कंट्रीज के बिटवीन में वो ये शो करता है। और ये जो कल्चरल कनेक्टिविटी है आज के समय ही नहीं है, एंशियंट समय से भी आप देखिए कि एग्जिस्ट किया करता था। साउथ कोरिया के वहाँ से एक प्रिंसेस हुआ करते थे, प्रिंसेस का जो नाम है वो है सूरी रत्ना उनका नाम है। सूरी रत्ना नाम का जो प्रिंसेस है, अयोध्या नाम की जो जगह है, अयोध्या को अयुता बोला करते थे, तो वहाँ पे उनके द्वारा विजिट है वो किया गया था एंशियंट समय के दौरान में। प्रेजेंट कंटेक्स्ट में बोथ कंट्रीज जो हैं वो एक ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी का जो रिलेशन है उसको कैरी आउट करते हैं कि ट्रेड के अंदर में भी बेटर रिलेशंस को किया करते हैं। 27 बिलियन का हमारा बाइलेटरल ट्रेड है, 27 बिलियन यूएस डॉलर का हमारा जो बाइलेटरल ट्रेड है वो एग्जिस्ट करता है इंडिया और साउथ कोरिया के बिटवीन में। पोटेंशियल इसका कितना है, 50 बिलियन इसको हमें कैरी आउट करना है 2030 तक। तो 50 बिलियन यूएस डॉलर का हमें ट्रेड करना है 2030 तक। नेक्स्ट अगर हम बात करें बोथ कंट्रीज के द्वारा एक जॉइंट विजन है उसको भी पब्लिश किया जाना चाहिए इंडिया और साउथ कोरिया के बाइलेटरल रिलेशंस के बारे में, जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को यहाँ पे अनहेंस करे। नेक्स्ट आप देखिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में है, इस आर्टिकल को हम बाद में रीड करेंगे, पहले अदर न्यूज़ है उनको कवर करते हैं। तमिलनाडु के बारे में मेंशन किया गया, तमिलनाडु आप देखिए कि हमारा कंट्री का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करता है। सेकेंड आप देखिए कि स्टूडेंट्स वहाँ पे जो क्लाइमेटिक जो एक्सपोजर है, जो क्लाइमेटिक जो अनसर्टेन क्लाइमेटिक इवेंट्स हैं वो भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 2023 के समय में वहाँ पे एक साइक्लोन ने इम्पेक्ट किया था, साइक्लोन का नाम है वो क्या है, मिचोंग नाम को साइक्लोन का नाम है। फिर आप देखिए कि 2024 के अंदर में क्या हुआ, वहाँ पे ड्रोट एंड फ्लड का कंडीशन हुआ, एक समय वहाँ पे फ्लड हुआ था, एक समय ड्रोट का भी कंडीशन था। और 2025 के समय में जो साइक्लोन दितवा है उसकी वजह से इम्पैक्ट है वो हुआ है। तो क्या पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में भी क्लाइमेट एक्शन के रिगार्डिंग में कमिटमेंट नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए स्टूडेंट्स। जो पॉलिटिकल डोमेन है जो कि रियल हमारे यहाँ पे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, तो उनका भी क्लाइमेट एक्शंस के रिगार्डिंग में कमिटमेंट है वो होना चाहिए। अभी आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जब वहाँ पे इलेक्शन है तो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन्होंने यहाँ पे अपना मैनिफेस्टो के अंदर में क्लाइमेट एक्शंस को कंसीडर किया है कि क्लाइमेट एक्शन है उनको ये कैरी आउट है वो करेंगे। एक पार्टी ने कहा है कि वो डिस्ट्रिक्ट हीट ऑफिसर है उसको अपॉइंट करेंगे, एक पार्टी के द्वारा इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के रिगार्डिंग में क्लेम किया गया, किसी ने वहाँ पे जो सोलार पंप्स हैं उनको फार्मर्स को अवेलेबल करने के लिए कहा गया है।
तो इस तरीके से आप देखिए कि और कोस्टल एरिया के अंदर में भी जो नेटिव स्पीसीज है उनका एक ग्रीन बेल्ट को क्रिएट किया जाए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से क्लाइमेट रेजिलिएंट वे के अंदर में डेवलप किया जाए। तो पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में भी मैनिफेस्टोज के अंदर में ये डिस्कशन है वो हुआ है। इसको आप कहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप इसमें पॉजिटिव रिजल्ट बता सकते हो कि ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, सभी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में क्लाइमेट रेजिलिएंट या क्लाइमेट चैलेंज को डील करने का जो टॉपिक्स हैं उनको यहाँ पे कवर किया है। एक पॉजिटिव स्टेप को ये शो करता है। गवर्नमेंट के द्वारा कुछ सी पोर्ट्स हैं, सी पोर्ट्स के वहाँ पे जो ई वीज़ा होल्डर्स जो पर्सन है जो कि फॉरनर पर्सन है उनका एंट्री है उसको अलाउ किया जाएगा सी पोर्ट्स के थ्रू में। ई वीज़ा होल्डर्स हैं वो किस किस रूट के थ्रू हमारे कंट्री में आ सकते हैं। आप देखिए कि जो कंट्री के अंदर में उनके द्वारा एमिग्रेशन जो चेक पोस्ट है, एमिग्रेशन चेक पोस्ट वैसे तो 4 डोमेन्स के अंदर में वर्क किया करते हैं। एक जो डोमेन है वो सी का है, सी के थ्रू आप देखिए कौन चेक पोस्ट के थ्रू में आए। एक एयर का है जिसमें एयरपोर्ट्स हुआ करते हैं। फिर आप देखिए कि लैंड एरिया भी हुआ करता है, लैंड एरिया भी है। और लैंड के अलावा स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे रिवर का भी जो इंटीग्रेटेड जो एमिग्रेंट चेक पोस्ट हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। तो ई वीज़ा होल्डर्स को अलाउ किया गया है कि वो जो सी पोर्ट के थ्रू यहाँ पे आ सकते हैं या एयरपोर्ट्स के थ्रू में आ सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रपोजल्स हैं उनके बारे में है। कुछ 14 जो पोर्ट हैं उनको अलाउ किया गया है जिसमें 6 पोर्ट हैं वो कहाँ से हैं, गुजरात से रिलेटेड हैं। और 6 पोर्ट हैं जो अलग पार्ट से रिलेटेड हैं जिसके अंदर में तमिलनाडु का भी आप देखिए कि नागापट्टिनम जो पोर्ट है, थुतुनकोडी जो पोर्ट है, काकीनाडा और कृष्णापट्टनम है जो कि आंध्र प्रदेश के वहाँ पे हैं। पारादीप और आप देखिए कि धमरा पोर्ट हैं वो उड़ीसा के हैं। क्या इन पोर्ट्स का कुछ हिस्ट्री भी है क्या, उसके बारे में आप ज़रूर से देख लेना। गुजरात के अगर हम पोर्ट्स के बारे में देखें तो भावनगर है, पोरबंदर है, हजीरा है, अलांग है, बेडी बंदर है। ऐसे कुछ पोर्ट्स हैं जो कि गुजरात में सिचुएटेड हैं, वहाँ पे भी अलाउ है वो किया गया। स्टूडेंट्स एक आपको यहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल और इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है उनके बिटवीन में डिफरेंस पता होना चाहिए। वीज़ा ऑन अराइवल आप देखिए कि हमारे 207 के आसपास कंट्रीज हैं जिनके सिटीजन्स को हम दिया करते हैं। कुछ कंट्री हैं जिनको वीज़ा ऑन अराइवल का जो फैसिलिटी है वो नहीं होता, जैसे चाइना के जो सिटीजन हैं, पाकिस्तान है, यमन है और ईरान है। तो चाइना, पाकिस्तान, यमन और ईरान ऐसे 4 कंट्री हैं जिनके पर्सनस को हम वीज़ा ऑन अराइवल का जो कॉन्सेप्ट है उसमें फैसिलिटी है वो नहीं प्रोवाइड करते हैं। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो कहाँ पे गए हैं, जर्मनी के वहाँ पे गए हैं। वहाँ पे डिस्कशन किया गया डिफेंस के एरियाज में कोऑपरेशन के लिए। जर्मन जो काउंटर पार्ट्स हैं उनके 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 साथ में को प्रोडक्शन, को डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर का डिस्कशन है वो यहाँ पे हुआ है। बोथ कंट्रीज के आप देखिए कि डिप्लोमेटिक रिलेशन और स्पेशली अगर हम बात करें स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप, इंडिया और जर्मनी का जो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है उसको 25 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं, 25 ईयर्स हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं। अगर हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस के बारे में रीड करें तो 75 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं। और डिफेंस सेक्टर में हमारा कोऑपरेशन शो करता है कि बोथ कंट्रीज एक दूसरे के साथ में कमिटेड हैं जो यहाँ पे रिलेशंस में। डाइविंग जो वेसल है, हमारा एक डाइविंग वेसल है आईएनएस निरीक्षक है जो कि कोलंबो के वहाँ पे गया है। डाइविंग एक्सरसाइज है उसमें ये पार्टिसिपेट करेगा कोलंबो के वहाँ पे। तो डाइविंग सपोर्ट एंड मेरीन रेस्क्यू ये वेसल है जो कि वहाँ पे विजिट के लिए गया है कोलंबो के वहाँ पे। फिर आप देखिए कि काफ़ी सारी ऐसी भी वुमेन्स हैं जो अनरिजर्व पंचायत सीट के ऊपर भी विक्ट्री उन्होंने अचीव किया है। तो ये भी उनका पॉलिटिकल डोमेन के अंदर में पार्टिसिपेशन को शो करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक रिपोर्ट निकालता है जिसको हम बोला करते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट। जेंडर गैप रिपोर्ट आप देखिए कि उसके अंदर में एक डोमेन है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी, एक जो डायमेंशन है वो है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। और इस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के अंदर ही हमारा जो सबसे बेटर रैंक है वो आपको मिलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो जेंडर गैप रिपोर्ट है, जेंडर गैप रिपोर्ट है उसके अंदर में। तो ये बेसिकली आप देखिए कि शो करता है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर में जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उसके अंदर में हमारा वुमेन्स का काफ़ी बेटर पार्टिसिपेशन किया जाना। एनआईए के द्वारा एक पर्सन है यासीन मलिक हैं जो कि आप देखिए कि मिलिटेंट एक्टिविटीज़ में उनका इंगेजमेंट था। एनआईए ने उनके लिए डेथ पेनल्टी है वो मांगा है उनके अगेंस्ट में केस के अंदर में। तो ये बेसिकली उनके बारे में था। और 24 अप्रैल का जो डे है वो पंचायती राज डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं। तो उसी से पहले गवर्नमेंट ने रिपोर्ट में ये मेंशन किया। टॉक्सिक वर्क प्लेस के रिगार्डिंग में आईएलओ का रिपोर्ट आया है। आईएलओ जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है कहाँ पे है, जिनेवा के वहाँ पे है क्या आईएलओ। तो आप देखिए कि उन्होंने रिपोर्ट के अंदर में क्या बताया कि 8,40,000 के आसपास लोग हैं,
8,40,000 के आसपास लोग हैं जो कि ईयरली बेसिस के ऊपर में उनका डेथ होता है। लॉन्ग वर्किंग आवर्स की वजह से, जॉब इनसिक्योरिटी होने की वजह से, वर्क प्लेस के ऊपर में किसी ना किसी तरीके का हरेसमेंट है। तो टॉक्सिक वर्क का जो एक्टिविटी है उसकी वजह से उनका जो डेथ है, उनका जो लाइफ है, उसका लॉस आपको देखने के लिए मिलेगा एनुअल बेसिस के ऊपर में। इस तरीके से जो वर्किंग अगर कंडीशंस बेटर नहीं है तो वो पर्सन का जो मेंटली एंड फिजिकली वे के अंदर में उसको इम्पैक्ट है वो किया करती हैं। जिस एरिया में ट्राइबल पर्सनस ने आप देखिए कि प्रोटेस्ट किया था, रायगढ़ का जो एरिया है उड़ीसा के अंदर में, बॉक्साइट का जो हिल्स है वहाँ पे, अब रेलवे लाइन है उसका प्रपोजल आया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा उस बॉक्साइट हिल्स के वहाँ पे। जब भी हम किसी भी ट्राइबल एरिया में हिल्स के बारे में या किसी जो जो माइनिंग एक्टिविटी के बारे में रीड करते हैं तो 2013 का आपको जो नयामगिरी हिल्स का जो इंसिडेंट है उसके बारे में पता होना चाहिए, जिसमें आप देखिए कि ग्राम पंचायत ने रिजेक्ट कर दिया था माइनिंग को वहाँ पे। और इंडिया का जो इन्वायरमेंटल रेफरेंडम के रूप से भी इसको कंसिडर कर सकते हैं कि ग्राम पंचायत है, जो ग्राम सभा है, वो इतना पावरफुल है कि माइनिंग उस एरिया में कैरी आउट होगा या नहीं होगा उसके रिगार्डिंग वो डिसीजंस हैं वो ले सकते हैं। बॉक्साइट के बारे में है, बॉक्साइट जो कि एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में बताया गया। बुलेट ट्रेन का जो मैन्युफैक्चरिंग है जापान और इंडिया का जो कॉपरेशन के साथ में, तो आप देखिए कि बुलेट ट्रेन जो कि मुंबई अहमदाबाद का है, उस प्रोजेक्ट के अंदर में जो ट्रैक्स को यूज किया जाएगा वो जे स्लैब ट्रैक हैं वो रहेंगी। चाइना ने यहाँ पे डिनाई किया है कि किसी भी तरीके से ईरान को उन्होंने जो कोई जो शिप है जो यहाँ पे गिफ्ट नहीं किया जिसमें मिसाइल्स का कोई वहाँ पे सपोर्ट रहा हो। बेसिकली यूएस फोर्सेज के द्वारा एक जो शिप है उसको डिटेक्ट किया गया जिसके अंदर में ईरान के लिए जाने वाला था वो शिप, जिसमें मिसाइल्स है उसका प्रेजेंस था। तो इस तरीके से चाइना के ऊपर में एलिगेशंस लगाए थे कि चाइना के द्वारा उस शिप को वहाँ पे सेंड किया गया था, जिसको कि चाइना ने डिनाई है वो किया है। फिर आप देखिए कि कनाडा के जो लीडर हैं उन्होंने कहा है कि यूएस को किसी भी तरीके से डिक्टेट है वो नहीं करने दिया जाएगा उनके द्वारा, कि जो यूएस है वो डिसाइड करे कि कनाडा के जो जो ट्रेड है, जो ट्रेड के अंदर में कोई टर्म्स है उसको यहाँ पे। नाइजीरिया, जिसके बारे में कल हम रीड किए थे बोको हरम के बारे में, क्योंकि बोको नाम का जो प्लेस है वो न्यूज़ में था, एक बोको नाम का प्लेस था, तो इस वजह से हम बोको हरम को देखे थे। एक इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में जो नाइजीरिया है, गल्फ ऑफ गिनिया के साथ में अपना एरिया शेयर करता है। वहाँ पे आप देखिए कि उन्होंने जो अटैक्स हैं वो किए हैं, तो यहाँ पे एक स्टेट है बोर्नियो नाम का, एक स्टेट है वो न्यूज़ में है, बोर्नियो नाम का एक स्टेट है जो न्यूज़ में है नाइजीरिया का, जो कि वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका में है। थाईलैंड के द्वारा आप देखिए कि जो डिस्प्यूट बॉर्डर है उनका कंबोडिया के साथ में, उसी एरिया में एक बुद्धिस्ट सेरेमनी है जिसको ऑर्गेनाइज किया गया। अब कंबोडिया ने उसके रिगार्डिंग अपने कंसर्न रेज किए हैं। रिसेंटली हमने रीड किया था कि यूक्रेन के द्वारा यूक्रेन और हंगरी का जो पाइपलाइन है उसको रिपेयर कर दिया गया था, जिस पाइपलाइन को, जिस प्लेस को किस नाम से जानते हैं, ड्रूजबा उस प्लेस को बोला करते हैं। तो आप देखिए कि जब उसको रिपेयर कर दिया गया तो यहाँ पे यूरोपियन यूनियन ने जो फंड्स इनके ब्लॉक कर दिए गए थे उनको अनब्लॉक है वो यहाँ पे किया है यूक्रेन के लिए। और नेपाल के अंदर में एक मिनिस्टर है, उन्होंने रिजाइन किया है, जेनजी मूवमेंट के वो पार्ट थे, बट आप देखिए कि उनके ऊपर में कुछ एलिगेशंस लगे हैं कि किसी बिजनेस जो अथॉरिटी है उनके साथ में उनका इंगेजमेंट है, तो उन्होंने यहाँ पे रिजाइन है वो किया है। फिर स्टूडेंट्स, नक्सल मूवमेंट के बारे में इस आर्टिकल के अंदर में मेंशन किया गया कि अब नक्सल मूवमेंट को आप देखिए कि मास लेवल के ऊपर में एलिमिनेट किया जा चुका है। पहले भी 90s के समय भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, फिर से नक्सल मूवमेंट का री इमरजेंस हुआ था। तो अब हमें क्या डील करने का ज़रूरत है, कैसे हमें पोस्ट जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का जो फ्यूचर है उसको हम कैसे यहाँ पे डिसाइड करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हमें फाउंडेशन है उसको बिल्ड करना होगा, फाउंडेशन है उसको यहाँ पे बिल्ड करना होगा। जो सिटीजन्स हैं उनको सपोर्ट है वो प्रोवाइड करना होगा मेन स्ट्रीम में एंट्री के रिगार्डिंग में, चाहे उनको स्किल यहाँ पे प्रोवाइड करना हो, चाहे उनका जो लाइवलीहुड है उसको इंश्योर करना हो। तो ये बेसिकली यहाँ पे है। सेकंड, गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट का जो सपोर्ट का फ्रेमवर्क है वो भी एग्जिस्ट करना चाहिए उन लोगों के लिए, जिससे कि यहाँ पे कम्प्लीटली इसको हम जो जो एलिमिनेट कर सके लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको। अब वो मेन स्ट्रीम में जब एंटर होते हैं तो उनको किसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन ना फेस हो, प्रॉपर उनको सपोर्ट यहाँ पे रहे, बेटर लाइवलीहुड अगर उनको मिले, उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनको एजुकेशन मिले, तो ओवरऑल आप देखिए कि इस सिचुएशन को जो एलिमिनेट किया जा सकता है जो कि 1967 के समय में
सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड की वजह से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, नक्सलबारी नाम की जो जगह है, बाद में ये छत्तीसगढ़ झारखंड का छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया है जहाँ पे ये मेनली डोमिनेट करता है, और ऐसा एरिया जहाँ पे इसका प्रेजेंस होता था जिसको हम रेड कॉरिडोर के नाम से जानते थे। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।